बहुत लोगों को लगता है कि अगर आप गैप ले लेते हैं ना कॉलेज के बाद, अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती है डायरेक्टली, तो आपके ऊपर एक स्टैंप लग जाता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट्स, कोई कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। तो क्या सच में ऐसा है? मैंने अपना ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया था एंड शॉकिंगली मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच था ही नहीं, टोटल था ही नहीं। यस, मैंने एक बैकअप प्लान पहले ही प्रिपेयर करके रखा था। मैं साइड बाय साइड कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने देखना स्टार्ट किया धीरे धीरे यूट्यूब पे अलग अलग लोगों का, तो वहाँ से एक बहुत ही कॉमन वर्ड सब इंटरव्यू से निकल के आया, दैट इज DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। करेक्ट। सो मैंने सोचा देखते हैं ये चीज़ क्या है। तो आपने कोडिंग का अचानक से कैसे सोचा? बिकॉज कोडिंग तो आपने कॉलेज में भी नहीं करी है, 2 साल फिर आपने गैप भी ले लिया है, कोई सर्कल भी नहीं है उस चीज़ का, तो फिर कैसे दिमाग में आया एकदम से कि कोडिंग करते हैं, प्लेसमेंट लेते हैं? जब धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता गया DSA का, तब लगा कि हाँ अब थोड़ा आई थिंक सर के ऊपर से जा रहा है। अच्छा, वही है ना यार, देखो लिमिटेड चीज़ें करके भी प्लेसमेंट्स लगने के चांसेस हैं। अब लोग देते ही नहीं है इंटरव्यूज। लोग कहते हैं कि पहले हम पूरा कर लें, DP, ग्राफ, सेगमेंटरी, फैनविक्ट्री सब कर लें, उसके बाद प्लेसमेंट बैठेंगे। काफ़ी फेल्योर मिला मेरे को डिफरेंट फील्ड से। बिल्कुल। तो काफ़ी बढ़िया लगा, मतलब जब मेरे को ऑफर लेटर, मैं एक्चुअली जब तक ऑफर लेटर आया नहीं था तब तक सोच नहीं रहा था कि मेरा हो गया इस कंपनी में। जैसे ही ऑफर लेटर आया तब जाके मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि हाँ आई गॉट दिस जॉब। और ये जो पूरी तैयारी है फ्रॉम नो कोडिंग, एब्सोल्युटली जीरो कोडिंग टिल यू गॉट प्लेस्ड, इसमें टाइम कितना लगा पूरा? हाय एवरीवन, तो यार आज मेरे साथ रजत हैं। रजत की स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रजत ने अपनी ग्रेजुएशन करी थी 2020 में और 2022 में पहली जॉब स्टार्ट करी है। 2 साल का जो गैप है उसमें क्या किया, उसका रीज़न क्या था? और बहुत लोगों को लगता है कि अगर आप गैप ले लेते हैं ना कॉलेज के बाद, अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती है डायरेक्टली, तो आपके ऊपर एक स्टैंप लग जाता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट्स, कोई कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। तो क्या सच में ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बैठा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। डेफिनेटली। तो रजत से पूरी स्टोरी जानते हैं उनके, तो आप मेरे को थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दो अपना। मेरा पूरा नाम रजत कुमार राउत है एंड मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। करेंटली मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ क्लब वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप में। ग्रेट ग्रेट। तो आपने अपनी ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से की है? मैंने अपना ग्रेजुएशन गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से किया है, जो कि एक नेशनल यूनिवर्सिटी है। एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया था। एंड शॉकिंगली मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच था ही नहीं, टोटल था ही नहीं। यस। ये इट्स अ टियर 3 कॉलेज या फिर? ये टियर 3 कॉलेज में ही आता है। अच्छा अच्छा। तो यूजुअली मेरा क्वेश्चन ये होता है इसके बाद कि कोडिंग सिनेरियो था या नहीं था कॉलेज में? आपके कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही नहीं था। हाँ। तो आई कैन एज्यूम कि कोडिंग सिनेरियो नहीं होगा, फिर आप बता दो। नहीं, मतलब कोडिंग सिनेरियो तो नहीं था डेफिनेटली, बट फिर भी हमने ट्राई किया था एक हैकाथॉन में पार्ट लेने का। अच्छा। एंड उसमें हमने अपना प्रोजेक्ट आइडिया सोच लिया था, बट हमको कोडिंग जो उसका डेवलपमेंट पार्ट है उसको करने के लिए कोई मिल नहीं रहा था रिसोर्स। और आपको भी नहीं आती थी? अब हमको भी नहीं आती थी, तो आप बोल सकते हो कि कोडिंग सिनेरियो तो था ही नहीं हमारे कॉलेज में बिल्कुल भी। गॉट इट गॉट इट। और प्लेसमेंट सिनेरियो? प्लेसमेंट सिनेरियो भी थोड़ी बहुत कंपनी आ ही जाती थी एंड मेरा प्लेसमेंट मतलब हो गया था। TCS करके एक कंपनी आई थी तो उसमें मेरा प्लेसमेंट हो गया था, बट बहुत लिमिटेड कंपनीज आती थी। तो ये बात समझ में नहीं आई यार, कोडिंग आपने करी नहीं तो TCS में कैसे प्लेसमेंट हुआ आपका? एक्चुअली TCS एक ऑल इंडिया एग्जाम लेता है, मतलब जिसमें सारे ब्रांच अवेलेबल है एंड उसमें आपका एप्टीट्यूड पार्ट भी रहता है, कोडिंग पार्ट भी रहता है। अच्छा। तो मेरा एप्टीट्यूड पार्ट तो क्लियर हो गया था एंड उसके बाद इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था। वो बेसिक्स क्वेश्चंस पूछते हैं, तो फिर उसी के थ्रू मेरा TCS क्लियर हो गया था। फिर और कोडिंग आपने नहीं करी थी उसमें भी? नहीं, कोडिंग नहीं की थी। उसके बिना भी क्लियर हो गया? उसके बिना भी क्लियर हो गया। और पैकेज क्या दिया था? पैकेज अराउंड 3.5 LPA का था उस टाइम पे। नहीं, अभी भी उतना ही है। वो टाइम बदलता नहीं है इतनी जल्दी, बट ठीक है। सो ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास एक पैकेज भी था, ये चीज़ मुझे पता नहीं थी यार। तो आपने फिर ड्रॉप क्यों लिया यार? मतलब 2 साल का गैप क्यों लिया आपने जब पैकेज था ऑलरेडी आपके पास? छोड़ा क्यों उसको? एक्चुअली सबसे पहली बात तो मेरा ब्रांच मैकेनिकल था, तो मेरे को पता चल गया था मेरे को मैकेनिकल में तो नहीं जाना है। अच्छा। उसके बाद TCS एक ऑप्शन था मेरे पास। हाँ। बट मेरा अंदर ही अंदर कहीं था कि मेरे को कहीं और ट्राई करना है, क्योंकि कहीं और से क्या मतलब है? मेरे को मतलब मेरा नेक्स्ट एम था कि मेरे को एयरफोर्स में ट्राई करना है। एक्चुअली मेरे फादर जो है वो एयरफोर्स से है। अच्छा। तो उससे फिर एक काइंड ऑफ मेरे को पता रहता है कि हाँ वो एक मेरे पास ऑप्शन है। तो उसमें फिर मेरा ऐसा था कि एयरफोर्स में ट्राई करते हैं।
गॉट इट, मैं समझ सकता हूँ आप कहाँ से आ रहे हैं। एक्चुअली मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ, डिफेंस। मेरे पापा आर्मी में है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया उन्होंने कि यार डिफेंस ज्वाइन करो, मतलब बढ़िया नौकरी है, ऑफिसर्स लाइफ कैसी लाइफ होती है, क्या होता है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी हुई है अंदर से। हम आर्मी वाले लोग, एक्चुअली डिफेंस वाले लोग इन जनरल, अंदर की जो लाइफ है, बाहर की जो लाइफ है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे आपको बता पाएंगे, कुछ फील होता है आपको डिफरेंस? बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है, मतलब एनवायरनमेंट हो गया, सोसाइटी, लोगों से मिलना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, और वहाँ का डिसिप्लिन जो होता है डिफेंस का, वो काफ़ी अलग है, मतलब बाहर की लाइफ से। और हम सभी लोगों में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि हमारे पापा जो होते हैं ना, हमें पुश करते ही हैं कि डिफेंस में जाओ, डिफेंस में जाओ। करेक्ट। यस। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन था, राइट? हाँ। तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया? हाँ, मैंने उसके बाद ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। उसको मैंने बोला नहीं, अभी टीसीएस ज्वाइन नहीं करना है। प्लस इसमें मेरे पेरेंट्स का भी काफ़ी रोल था, बिकॉज मैंने पेरेंट्स से डिस्कस किया था इसके रिगार्डिंग, एंड उन्होंने उस टाइम सपोर्ट किया एक्चुअली मेरे को, कि अगर आपको लगता है कि आपको टीसीएस नहीं ज्वाइन करके कुछ और ट्राई करना है तो आप कर सकते हो। तो उस सपोर्ट की वजह से मैं वो डिसीजन ले पाया, वरना कौन नहीं चाहेगा कि कॉलेज के बाद एक प्लेसमेंट आप ले ले एंड सैलरी आएगी। बट फिर भी मेरे को करना था ट्राई, तो फिर मैंने टीसीएस मना कर दिया था उस टाइम पे। इट्स अ बिग डिसीजन एक्चुअली, और बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। अगर मैं शायद आपकी जगह होता तो मैं नहीं ले पाता, बिकॉज इट्स अ रिस्क, राइट? एक जॉब छोड़ रहे हो आप और किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए जा रहे हो, बट अगेन उसका रिवार्ड भी आपको अच्छा मिल सकता है। तो आपने फिर तैयारी करना शुरू कर दिया। कौन से एग्जाम्स होते हैं? एफकैट होता है, सीडीएस होता है, एनी अदर एग्जाम? बाकी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम्स भी रहती है, जिसमें डायरेक्टली भी एसएसबी के लिए कॉल आता है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। बाकी मेरा फोकस एग्जाम थ्रू था, बिकॉज वो ज़्यादा अप्रोचेबल होता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर एसएसबी में गए कभी आप? हाँ, मैं एएफएसबी गया था, गांधीनगर गया था मैं। गांधीनगर? हाँ। उसका किस्सा बताइए हमें। तो एक्चुअली ऐसा था कि 5 डेज का एसएसबी रहता है हमारा। आपका फर्स्ट डे एक रहता है सिलेक्शन, अगर आप या तो फर्स्ट डे आप निकल जाते हो या फिर फर्स्ट डे आप कंटिन्यू करते हो। स्क्रीनिंग बोलते हैं उसको। स्क्रीनिंग बोलते हैं, राइट। स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है। देन 5 डेज तक आप वहाँ पे आपके बहुत सारे इंटरव्यूज होंगे, आपके फिजिकल राउंड्स होंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, एंड उसके बाद 5th डे आपको एक और डिसीजन रहता है आपका, जो कि कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो मैं एक्चुअली कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था लास्ट डे पे। अब मैं आपको सही बताऊं तो मैं भी नेवी के लिए गया था। मेरे पापा ने मेरे को बहुत पुश किया, यार जा तो एक बार जाके देख तो कि क्या है। तो मैं गया एनएसबी विशाखापट्टनम में। तो अब मैं भी पहुंच गया मज़े मज़े में वहाँ पर। पहले दिन मेरा सिलेक्शन हो गया, स्क्रीन इन हो गया मैं, ठीक है। अब पहले तो बहुत खुशी हुई, मेरा चेस्ट नंबर था, आई गेस चेस्ट नंबर 2 था मेरा। तो पहले तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि यार हो गया सिलेक्शन, कैसे, मैं तो तैयारी करके भी नहीं आया हूँ। उसके बाद बाहर निकलते ही जब वो बस रेडी हो रही थी ना वापस ले आने के लिए जो रिजेक्ट हुए हैं, तो मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया। मैंने कहा मम्मी बस जा रही है वापस, मैं आ जाऊँ? मेरे को 5 दिन रुकना पड़ेगा, मैं दूर नहीं रह सकता 5 दिन घर से। उन्होंने कहा चुपचाप वहाँ पर जाके देख ले क्या प्रोसेस होता है, तो भाग के मत वहाँ से। तो फिर मैं रुका वहाँ पर। बहुत डिसिप्लिन रहती है लाइफ। अब मैं तो उस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा शॉकिंग नहीं लगा, लेकिन यार द लाइफ इज़ वेरी डिसिप्लिन। एसएसबी में एक और चीज़ होती है, और घड़ियाँ नहीं होती हैं। हाँ, वहाँ पे आपको टाइम का पता नहीं चलता, आपको खुद उठना पड़ता है, खुद उठना पड़ता है, करेक्ट, राइट? हाँ। वो भी बहुत जल्दी, बिना घड़ी के, बिना अलार्म के। फ़ोन आपसे ले लिया जाता है, फ़ोन अलग रख देंगे लेकिन। तो दिस इज़ द लाइफ। और मैं भी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। आई केम बैक और दोबारा से मेरे बाबा ने तैयारी करवाई उस चीज़ की। हाँ। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो आपने भी तैयारी करी, राइट? यू वेंट टू द कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद फिर कैसा लगा आपको? सेम, बहुत मतलब ऐसा लग रहा था यार, इतने दिन इंटरव्यू चले, बट कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, इतना करीब आकर के। करेक्ट। वही। तो उसके बाद फिर आपका कुछ बैकअप प्लान था या फिर आपने कंटिन्यू करा, मतलब और एग्जाम्स देना? बाकी मेरा ऐसा नहीं था कि मेरे को इंटरव्यू देते जाना है, बिकॉज वो फिर एक काइंड ऑफ बहुत टाइम चला जाता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाता है। हाँ, तो मैंने एक बैकअप प्लान पहले ही प्रिपेयर करके रखा था। मैं साइड बाय साइड कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था फॉर द मैनेजमेंट फील्ड। गॉट इट। तो वो मैंने अपना कंटिन्यू किया। जैसे ही मैं कॉन्फ्रेंस आउट होकर आया तो मेरा कुछ ही महीनों में कैट का भी एग्जाम था, तो वो मैंने फिर उसका प्रिपरेशन कंटिन्यू किया, एंड फिर मैंने कैट का एग्जाम दिया। ठीक है। तो कैट की तैयारी पैरेलल चल रही थी? यस, पहले से ही चल रही थी। फिर मैंने जस्ट कॉन्फ्रेंस आउट के बाद उसको मैंने कंटिन्यू किया, फिर उसी में फोकस रखा अपना। गॉट इट। तो फिर कैट का फिर कैसा रिजल्ट रहा आपका? कैट का रिजल्ट भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था रिगार्डिंग परसेंटाइल और कॉलेज। तो वो भी थोड़ा मतलब मेरे को ठीक ठाक कॉलेज मिल रहे थे, तो मैंने वो एज अ बैकअप प्लान सोचा था
तो मैंने सोचा यार अब आई थिंक उसमें ज्वाइन कर जाना चाहिए। तो इसीलिए फिर वो भी मतलब मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन था कि इसमें ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ, बिकॉज लाइक इंडिया में MBA करना इज़ लाइक अ ह्यूज लाइक इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। सो वो भी थोड़ा मतलब मेरा था, लेकिन वो एक प्लान था रेडी कि हाँ अगर कुछ ना हो, कहीं का ना हो रहा हो, तो मैं एटलीस्ट MBA कर सकता हूँ। कितने पैसे लगते हैं लगभग MBA के? MBA के आई फील IIM सर वगैरह में तो 20 लाख तक रखता है, एंड नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपका 18 to 22 लाख तो लगता ही है। अच्छा अच्छा, करेक्ट। ओके। तो फिर इसके बाद फिर आपने कोडिंग का अचानक से कैसे सोचा? बिकॉज कोडिंग तो आपने कॉलेज में भी नहीं करी है, 2 साल फिर आपने गैप भी ले लिया है, कोई सर्कल भी नहीं है उस चीज़ का, तो फिर कैसे दिमाग में आया एकदम से कि कोडिंग करते हैं, प्लेसमेंट लेते हैं? सो एक्चुअली मैं जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को एक्सपेक्टेड कॉलेज नहीं मिल रहा था MBA में, एंड इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर किया रिगार्डिंग द IT फील्ड। तो मैंने ऑलरेडी, मेरे को एक TCS की जॉब मिली थी, तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था कि कॉलेज में मिली थी जो TCS की, तो थोड़ा तो आइडिया था मेरे को कि IT फील्ड में एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट थे, एंड वो ऑलरेडी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे थे डिफरेंट कंपनीज में। मैंने उनसे थोड़ा कनेक्ट किया, कांटेक्ट किया, उनसे बातें की थोड़ी, क्या है एग्जैक्टली फील्ड। तो वहाँ से मेरे को पता चला कि ये फील्ड भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी इनोवेटिव है, एंड यहाँ पे पैकेज भी काफ़ी डिसेंट मिलता है, एंड आपको एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट कंपनीज एंड MNCs वो भी आपका काफ़ी बढ़िया है। तो वो फिर वहाँ से मैंने फिर इंस्पिरेशन लिया, और फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च करना स्टार्ट किया कि कोडिंग की क्या टेक्नोलॉजीज़ है, आजकल टेक्नोलॉजीज़ क्या यूज़ हो रही हैं, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, APIs क्या होती है, उसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया। गॉट इट। फिर रिसर्च करते करते मैंने जस्ट ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देखा कि मतलब जो कोडिंग जो IT फील्ड में जो कंपनीज इंटरव्यू प्रोसेस लेती है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने देखना स्टार्ट किया धीरे धीरे यूट्यूब पे अलग अलग लोगों का। तो वहाँ से एक बहुत ही कॉमन वर्ड सब इंटरव्यू से निकल के आया, दैट इज DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। करेक्ट। सो मैंने सोचा देखते हैं ये चीज़ क्या है। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं था, मैंने बस थोड़ा बहुत नाम सुना होगा बाई चांस 1-2 बार। तो मैंने सोचा ये एक बार एक्सप्लोर करते हैं ये क्या है। हाँ। तो पहले तो पता चला कि DSA करने से पहले आपको एक लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मैंने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए C++ लैंग्वेज सेलेक्ट किया। एनी रीजन फॉर दैट C++? एक्चुअली मतलब मेरा जब कॉलेज में था, तो फर्स्ट ईयर मेरे को थोड़ा सा मतलब C पता था, एंड उसमें मेरे को पता चला कि C++ थोड़ा ज़्यादा मतलब फीचर्स के साथ रहता है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा, और थोड़ी फैमिलियरिटी भी पता चल गई थी C++ के साथ, क्योंकि कॉलेज में C था तो आपने सोचा कि C++ कर लेते हैं। हाँ, तो C++ फिर मैंने एज अ लैंग्वेज सेलेक्ट किया। अच्छा, रिसोर्सेज कहाँ से किया था ये C++ आपने? मैंने यूट्यूब से ही देखा था, वीडियोस वगैरह देखे थे जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री वाले वीडियोस। हाँ, फ्री वाले वीडियोस देखे थे। तो मैंने C++ लैंग्वेज के बेसिक्स वगैरह किए। देन उसके बाद DSA थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, मतलब उसके जो बेसिक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, लीनियर सर्च हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, बहुत बेसिक्स, वो मैंने फिर C++ के थ्रू करना स्टार्ट किया। ये भी यूट्यूब से? ये भी यूट्यूब से। बट जब धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता गया DSA का, तब लगा कि हाँ अब थोड़ा आई थिंक सर के ऊपर से जा रहा है। अच्छा। तो मेरे को लगा कि अब आई थिंक ऐसे नहीं चलेगा कि मैं रैंडमली कुछ भी यूट्यूब से देख लूँ और फिर मैं सीखूँ। तो होता क्या है ना यूजुअली कि जब हम लोग कॉलेज में होते हैं, या फिर जब हम लोग IT फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो हमारा सर्कल वैसा वाला होता है जहाँ पर लोग कोडिंग कर रहे हैं, राइट? तो कहीं भी आप स्टक, देखो स्टक हर कोई होता है। DSA की जैसे ही बात आती है ना, एरेज वगैरह सिंपल टॉपिक्स करने के बाद एक पॉइंट पे आप लोग स्टक हो जाते हैं। हर किसी, मेरे साथ हुआ था रिकर्जन में, मैं 1 महीने तक स्टक रहा था। बट कॉलेज में अगर आप हैं तो आपके पास एक सर्कल है जहाँ पर आप डिस्कशन करके बाहर निकल सकते हैं उस चीज़ से, ठीक है? IT में अगर है तो आपके पास दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं, जिनकी मदद से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपके केस में ऐसा तो स्पेशल केस है जहाँ पर आपके पास वो सर्कल भी नहीं है, कॉलेज में ही नहीं था, तो अब क्या होगा, राइट? और आपने कभी कोडिंग भी नहीं करी हुई है, करेक्ट? तो आप कैसे मतलब टैकल करते थे ये सारी डिफिकल्टीज वगैरह? सो जैसा आपने बोला कि मेरे पास सर्कल नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, तो बेसिकली मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि गाइडेंस की ज़रूरत है मेरे को कहीं से, कि लाइक मेंटर की ज़रूरत। हाँ, मेंटर की ज़रूरत है कि कोई एक पर्टिकुलर पाथ बताए, एंड किस तरीके से करने से ज़्यादा ईजी रहेगा मतलब इस फील्ड में घुसने के लिए।
तो फिर उसके लिए उसके रिगार्डिंग फिर मैंने डिफरेंट कोर्सेज सर्च किए, मतलब रैंडमली यूट्यूब इंटरनेट पे कोर्सेज वगैरह सर्च करना स्टार्ट किया कि क्या क्या कोर्सेज हैं मेरे पास अवेलेबल एंड कैसे मैं सीख सकता हूँ। फिर उसके बाद मेरे को एक मतलब न्यू कंसेप्ट मार्केट में आया था कि पे आफ्टर प्लेसमेंट कंसेप्ट। अच्छा, कि मतलब आप पढ़ो, प्लेसमेंट हो जाओ एंड देन उसके बाद आपको पे करना है। ओके। तो मेरे को थोड़ा सा थोड़ा सही लगा ये कि हाँ अभी कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप कर लो, जॉब मिल जाएगी, फिर आप उसकी जो भी फीस रहेगी वो आप पे कर सकते हो। एंड फिर इसी में मैंने नेट पे सर्च करने स्टार्ट किया कि लाइक कौन से प्लेटफॉर्म्स है जो ये प्रोवाइड करवाती है। देन आई कम टू नो अबाउट फंक्शनअप एंड फिर मैंने अपनी आगे की जर्नी वहीं से कंटिन्यू की। गॉट इट। अच्छा, आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने कौन सी चीज़ें करी हैं, लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम इज़ वन थिंग, देन डेवलपमेंट वगैरह कुछ करी है, या फिर कंप्यूटर फंडामेंटल्स कुछ पढ़ा है, तो सिलेबस मतलब क्या कवर किया आपने? तो मैंने जो लैंग्वेज सीखा था वो जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट किया था। C++ छोड़ दिया फिर आपने? हाँ, मैंने C++ छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि मार्केट में बैकएंड डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज काफ़ी यूज़ हो रही है, Node.js के रिगार्डिंग, तो मैंने वो टेक्नोलॉजी सीखी। देन डेटाबेस के लिए मैंने MongoDB सीखा था एंड मैंने कैशिंग सीखी रेडिस के थ्रू एंड AWS S3 के बारे में भी सीखा मैंने। अच्छा। एंड उसके थ्रू मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड किए यूजिंग दोस टेक स्टैक्स, कुछ लाइक URL शॉर्टनर हो गया या फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मैंने डेवलप किए ताकि मेरे को थोड़ा उस टेक स्टैक को कैसे यूज़ करना है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। फ्रंट एंड में कुछ किया था आपने? नहीं, फ्रंट एंड में एक्चुअली मैंने थोड़ा सा रिएक्ट सीखा था, बहुत बेसिक से कंपोनेंट्स बनाए थे, बट मेरा प्योरली बैक एंड साइड ज़्यादा फोकस था। अंडरस्टूड, मतलब बैक एंड की टेक्नोलॉजी सीखी थी एंड जस्ट टू मेक प्रोजेक्ट आपने बस फ्रंट एंड सीख लिया था। करेक्ट। तो कितने प्रोजेक्ट्स बनाए थे आपने टोटल? मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 प्रोजेक्ट्स बनाए थे। अच्छा, उसमें से रिज्यूमे में कितने मेंशन करे थे? मैंने अराउंड 4 अपने रेज्यूमे में मेंशन किए थे, जो मेरे को लगा कि मेरे को भी जो पसंद है वो मैंने फिर रेज्यूमे में डाले, सो दैट अगर रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए आई कुड एबल टू आंसर दैट। गॉट इट। तो ये तो हो गया डेवलपमेंट की बात, बैक एंड डेवलपमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस DSA फिर? हाँ, तो मैंने DSA की प्रिपरेशन की थी। तो उसमें मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स कवर किया, पहले एरे के बारे में, लिंक लिस्ट हो गया, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स कवर अप किया। देन मैंने ऑल्सो मतलब इंटरव्यू में खाली आपसे DSA नहीं पूछते हैं, आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत पूछते हैं टेक स्टैक रिगार्डिंग, आपका Node.js हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, तो वो भी मैंने अलग से थोड़ा प्रिपेयर किया। गॉट इट। अच्छा, DSA का मैं थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहूँगा कि आपने कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, कौन से एल्गोरिथम्स पढ़े थे, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत एडवांस चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, या फिर कई बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं फ्रिक्वेंटली। तो एक बार हमें पहले डेटा स्ट्रक्चर्स बता दो कौन से आपने करे थे, फिर हम एल्गोरिथम्स एक बार डिस्कस कर लेंगे। सो डेटा स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ा था वो एरे था, देन लिंक लिस्ट था, देन ट्रीज पढ़ा था मैंने। बट आई फील कि लाइक हम लोग मतलब डेटा स्ट्रक्चर जब सोचते हैं ना, हम स्टार्टिंग से ही ये ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ कवर अप कर लेंगे, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा करो एंड प्लीज अपने इंटरव्यूज देना स्टार्ट करो। बिल्कुल, बिकॉज आपको सब कुछ नहीं पूछेंगे, बट जितना आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसीलिए फिर मैंने सारा भी कवर नहीं किया था, मैंने ट्रीज तक लगभग कवर किया था। ग्राफ नहीं किया? ग्राफ नहीं, स्टैक एंड क्यूज किया था मैंने थोड़ा, एंड बाकी ग्राफ नहीं किया था मैंने, डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी नहीं की थी। ओके, यस। एंड सेगमेंट ट्री, फैनविक ट्री वगैरह भी नहीं किया था मैंने एक्चुअली। एल्गोरिथम में ग्रीडी एल्गोरिथम, रिकर्शन किया था मैंने, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देन बाकी आपका बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ग्रीडी एल्गोरिथम मैंने नहीं किया था। ओके, नाइस। वही है ना यार, देखो लिमिटेड चीज़ें करके भी प्लेसमेंट्स लगने के चांसेस हैं। अब लोग देते ही नहीं है इंटरव्यूज। लोग कहते हैं कि पहले हम पूरा कर लें, डीपी, ग्राफ, सेगमेंट ट्री, फैनविक ट्री सब कर लें, उसके बाद प्लेसमेंट में बैठेंगे। तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि जब तक आप वो करोगे तब तक पीछे का भूल जाओगे। ये होता है बहुत लोगों के साथ। स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज, स्टार्ट अप्लाइंग, और बहुत ही मोटिवेटिंग चीज़ आपको बता दी है यहाँ पर। मेरे को भी नहीं पता था कि मतलब रजत ने पूरा सब कुछ सिलेबस नहीं कवर किया था एट दैट टाइम, बट यस इट कैन हैपन, आपका इंटरव्यू क्रैक हो सकता है। राइट। ऑलराइट, सो अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स,
जैसे 2-3 सब्जेक्ट है, मैं नाम ले देता हूँ क्योंकि आपने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी है तो। हाँ। एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट, उप्स के कॉन्सेप्ट। एक होता है DBMS, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। इन चारों में से कुछ किया था आपने? मैंने उप्स थोड़ा पढ़ा था, लाइक जावास्क्रिप्ट रिगार्डिंग पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब थोड़ा थोड़ा मेरे को एटलीस्ट आइडिया रहना चाहिए। एंड वो क्यों यूज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो आपको पता रहना चाहिए। मैंने बस बहुत बेसिक्स पढ़े थे उसके रिगार्डिंग। एंड DBMS में भी जस्ट मैंने जब डेटाबेस के बारे में पढ़ा था MongoDB, तो उसके बारे में बस थोड़ा सा पढ़ा था, मैंने बहुत डीप भी नहीं गया हूँ मैं उसमें। एंड OS एंड नेटवर्क तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सो अभी आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। रिज्यूमे आपका, मतलब बेसिकली फर्स्ट राउंड इज रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग राउंड, राइट? तो वो हुआ था? हाँ, रिज्यूमे मेरा शॉर्टलिस्ट हो गया था। ठीक है, कैन यू शेयर योर रिज्यूमे विद अस, मतलब अगर रेफरेंस के लिए? ओके फाइन, ठीक है, अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर दूंगा कि दिस इज द काइंड ऑफ रिज्यूमे दैट यू प्रिपेयर्ड। करेक्ट। देन आफ्टर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग फिर कितने राउंड्स हुए, क्या क्या पूछा गया था उन राउंड्स में? सो आफ्टर रेज्यूमे देयर वर 3 राउंड्स एक्चुअली। फर्स्ट राउंड वाज द कोडिंग टेस्ट। ठीक। तो उसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट था? यस, ऑनलाइन था एंड इट वाज नॉट लाइव कोडिंग। सो आपको उसमें कंपनी की साइड से एक टेस्ट लिंक आ जाती है एंड यू हैव टू गिव द एग्जाम बिटवीन द सर्टेन आवर्स। गॉट इट। तो वो मैंने कोडिंग टेस्ट दिया, फिर उसमें आपके 2 आपके कोडिंग के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चंस थे MCQ जो कि जनरल कंप्यूटर बेसिक्स के ऊपर थे। उप्स वगैरह, SQL? हाँ, उप्स, SQL, थोड़े ट्रीज के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वैसे टाइप के क्वेश्चंस थे। प्रिंट द प्री ऑर्डर रिवर्सल, पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल टाइप? करेक्ट, दैट टाइप। गॉट इट। सो इसमें से क्या क्या हो गया था आपसे? एक्चुअली मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, मैंने MCQ भी सारे कर लिए थे एंड मेरा कोडिंग का भी दोनों कोडिंग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। क्या लेवल था, डिफिकल्टी लेवल? अगर लीड कोड के टर्म्स, लीड कोड करा है ना आपने? यस, मैंने लीड कोड किया हुआ है। तो लीड कोड के हिसाब से इट वाज लाइक इजी टू मीडियम के बीच में था। इजी टू मीडियम, गॉट इट। अच्छा, लीड कोड के बारे में मैंने पूछा तो एक बार ये भी बता दीजिए कि लीड कोड पे कितने क्वेश्चंस करे हैं लगभग आपने? मैंने अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 क्वेश्चंस किए हैं। मेरे को एग्जैक्टली नंबर्स याद नहीं है, बट मैंने सब टॉपिक्स को कवर करते हुए लगभग मोर देन 100 क्वेश्चंस कवर किए। ओके, एंड इजी, मीडियम, डिफिकल्ट की हार्ड की बात? स्टार्ट मैंने इजी से ही किया था, तो मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजी हैं। फिर उसके बाद मीडियम भी मेरे गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं मीडियम, बट हार्ड के मेरे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लाइक मोर देन लाइक आई थिंक 3 to 5 या 6 ऐसे ही होंगे। अंडरस्टूड, जस्ट फ्लेवर लेने के लिए हार्ड क्वेश्चंस का। ग्रेट। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट राउंड हो गया, फर्स्ट राउंड गॉट क्लियर, राइट? हाँ, कोडिंग क्वेश्चंस भी आपसे हो गए थे? यस। ग्रेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड? हाँ, सो नेक्स्ट राउंड मेरा टेक टीम लीड के साथ था, जो कि टेक्निकल राउंड था, प्योरली टेक्निकल राउंड। तो उसमें लाइक मेरे से मैक्सिमम मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि प्रोजेक्ट्स आपने क्या किया, उसमें टेक स्टैक्स यूज किए हैं, क्यों यूज किए हैं टेक स्टैक्स, उसके अल्टरनेटिव्स क्यों यूज नहीं किए हैं, हाँ, उसके अल्टरनेटिव्स, आपने MongoDB डेटाबेस ही क्यों यूज किया है, उसके अलावा आपने SQL क्यों नहीं यूज किया, एंड उसमें आपने क्या क्या फंक्शंस बनाए हैं, क्या क्या APIs बनाई हैं, आपका प्रोसेस ये है। देन आप अपने कोड को, अपने प्रोजेक्ट को और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो। तो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दैट। तो मैं ये बोलना चाहूँगा सबको, लाइक अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो यू शुड हैव, मतलब आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट की। बिल्कुल, अदरवाइज वो आप अगर कहीं से कॉपी पेस्ट कर लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। तो कोई फायदा नहीं है। और एक और चीज़, किसी को लगता है कि प्रोजेक्ट उनको रट के आना है लाइन बाय लाइन कोड, तो वो नहीं होता। वो नहीं होता है। आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लेंगे, प्रोज एंड कॉन्स जो भी आपने टेक्नोलॉजी यूज करी उसके पूछ लेंगे, अल्टरनेटिव्स पूछ लेंगे, व्हाई डिड यू डिजाइन योर प्रोजेक्ट लाइक दिस, इस तरीके के जनरल क्वेश्चंस होते हैं। मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। आपने खुद ने अगर प्रोजेक्ट बनाया है अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ, यू विल बी एबल टू क्लियर दिस। करेक्ट। सो इस फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट जो आपका फेस टू फेस राउंड हुआ, इसमें DSA नहीं पूछा था? नहीं, DSA नहीं था मेरा। देन नेक्स्ट राउंड? नेक्स्ट राउंड मेरा इंजीनियरिंग मैनेजर के साथ था, जो कि टेक्नो मैनेजरियल राउंड था। उसमें भी मेरा मेजरली प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही पूछा था एंड हम प्रोजेक्ट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो उनका मेजर फोकस यही था कि वो मेरी अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते थे कि मैं टेक्निकल चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहा हूँ या कोई लॉजिकल क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर रहा हूँ। सो दैट वाज द ओनली लाइक वही मेरा राउंड था, सेकंड राउंड। दैट्स इट या फिर और भी? नहीं, दैट्स इट। एंड यू गॉट द ऑफर सेम डे? यस। उस दिन उन्होंने मतलब इनडायरेक्ट वे में मेरे को बता दिया था कि ऑफर मिल गया है आपको, बट फिर भी आई वॉज वेटिंग फॉर द ऑफर लेटर। बिल्कुल बिल्कुल। सो फाइनली कैसा लगा यार फर्स्ट जॉब लेकर के?
काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी कुछ देखा मैंने, काफ़ी गैप्स आए, काफ़ी फेलियर मिला मेरे को डिफरेंट फील्ड से। बिल्कुल। तो काफ़ी बढ़िया लगा, मतलब जब मेरे को ऑफर लेटर, मैं एक्चुअली जब तक ऑफर लेटर आया नहीं था तब तक सोच नहीं रहा था कि मेरा हो गया इस कंपनी में। जैसे ही ऑफर लेटर आया तब जाके मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि हाँ आई गॉट दिस जॉब। तो उनका क्या रिएक्शन था? वो तो लाइक मतलब काफ़ी खुश हुए थे कि चलो बढ़िया है, अब फाइनली इतना प्रिपेयर किया है तो मिला आपको, तो दे वर ऑल्सो लाइक वेरी हैप्पी। डेफिनेटली। सो यार मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई आपकी जर्नी जान के। और होता है यार, जब हम लोग 2 साल आपने एक जॉब छोड़ी है, राइट, जॉब छोड़ने के बाद आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्रेशराइज्ड फील होता है लोगों को, आपके हाथ में जॉब नहीं है। सो आपके कोई ऐसा फेज़ आया जब आपको लगा कि यार बहुत हो गया, अब नहीं करना, अब जॉब ले लेते हैं कहीं? हाँ, मतलब वही है कि लाइक जब आप कुछ प्रिपेयर करते हो तो आप फेलियर जब मिलता है आपको, तो जैसे मेरे को एसएसबी के टाइम पे फेलियर मिला था, तो तब ऐसा लगा था कि यार काश मैं अगर टीसीएस की जॉब ले लेता तो अभी ये फेज देखना नहीं पड़ता। बट वो ऐसा रहता है कि आपका डिसीजन जो है वो जो आप कर रहे हो उसमें आपको मतलब फुल आपको 100% देना है जो भी आप कर रहे हो। एंड जो हो गया है या फिर जो नहीं हुआ है, मतलब आप कहीं पे सक्सेस नहीं हुए हो तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। डेफिनेटली, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं रही तो उसके बारे में नहीं सोचना, जो आपके हाथ में है फोकस ऑन दैट, राइट। तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है यार। एक चीज़ मुझे और बता दीजिए आप कि ये जो पूरी तैयारी है फ्रॉम नो कोडिंग, एब्सोल्युटली जीरो कोडिंग टिल यू गॉट प्लेस्ड, इसमें टाइम कितना लगा पूरा? ये मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ 5 to 6 मंथ्स का टाइम पीरियड था मेरे, मतलब स्टार्ट फ्रॉम द नो कोडिंग टू द प्लेसमेंट्स एंड ऑफर, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मंथ्स। गॉट इट। एंड ये जो इंटरव्यू जो आपने बताया हमें, सो क्लब में जो इंटरव्यू, सो ये आपको बेसिकली जो आपने कोर्स लिया था उसी से मिला? यस, वो उनका प्लेसमेंट ऑफर था। ओके, ग्रेट। इट वाज अ नाइस जर्नी एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस विद अस। बहुत ही मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इससे इंस्पायर हुए होंगे जो भी लेट अस से कॉलेज के बाद जिनको प्लेसमेंट नहीं मिली है फॉर एनी रीज़न, राइट, दे डोंट हैव टू बी डीमोटिवेटेड। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए। सो रजत इज एन एग्जाम्पल फॉर अस एंड यस, थैंक्स अ लॉट रजत फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग दिस विद अस। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। ऑलराइट, आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।